ओके फाइन है। तो हमने लास्ट क्लास में जो है वो जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने अपने राइट अप से एग्जांपल्स के तौर पे जो क्वेश्चंस थे हमने उन्हीं को जो है वो इस्तेमाल किया था। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हमने जो है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख लिया था। ठीक है। और उसके बाद जो है वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी जो है वो हमने उसके अंदर सॉल्व किए थे। फिर जब रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने इसमें जो जो राइट अप के अंदर एग्जांपल्स थी हमने वही एग्जांपल्स जो है वो लेकर फिर सॉल्व करनी थी, ताकि आपको उस राइट अप पढ़ने के बाद जो है वो चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाए वो कैसे होती हैं यूज़। ठीक है। लाइक अभी हमने यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है जी। और उस क्वेश्चन में जो है वो हमने यहाँ पर इसका दो पार्ट में जो है वो हमने यहाँ पे जो है ना उसको लिया है क्वेश्चन को। ठीक है जी। एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 7A है। ठीक है जी। जिसके अंदर आपके पास काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर जो हमने डिजिट्स वाला सवाल किया था उसकी बात कर रहा है वो। ठीक है। और बी के अंदर जो है वो अ कॉइन इज टॉस्ड वाला सवाल है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है वो 7A 7B दोनों को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है जी। ये आपका पेपर जो है वो है आई थिंक 2000 एंड दिस इज 2016 प्राइवेट। ठीक है जी। ये 2016 प्राइवेट का सवाल है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास है 7A। कहता है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 6 2 4 एंड 9। 6 2 4 9 की मदद से हमने क्या करना है, थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं। तो थ्री डिजिट नंबर बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, जब हम उसका सोल्यूशन लेंगे तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो क्या है, यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है उसने, ईच डिजिट टू बी यूज्ड वंस ओनली और डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो इसको तो हम फंडामेंटल काउंटिंग रूल के हिसाब से कर लेते हैं। फंडामेंटल काउंटिंग रूल, थ्री डिजिट नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3 करना पड़ेगा। ठीक है। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास चार नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब है कि अगर नॉट रिपीटेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी, ये सोल्यूशन है आपका नंबर वन का। तो नॉट रिपीटेड के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आपके पास फोर जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब डिजिट यूज्ड ओनली वंस है तो इस फोर में से फिर कोई तीन ऑप्शंस नेक्स्ट स्टेज पे बचेंगे, और उसके बाद तीन के बाद दोबारा फिर क्या होगा, आपके पास कोई दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ये जो चार है, ये आपके पास ये जो काउंट है ना आपके पास 6 2 4 एंड 9, तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 4 9 का मतलब है नंबर वन पे 6, फिर नंबर टू पे 2, नंबर थ्री पे 4 और नंबर 4 पे 9। तो चार काउंट में हमारे पास कितने आ गए ऑब्जर्वेशन, ये चार ऑब्जर्वेशन हैं। तो n1 की पोजीशन के ऊपर चार अवेलेबिलिटीज हैं। ठीक है। जब यहाँ पे चारों में से कोई एक यूज हो जाएगा तो n2 की पोजीशन पे फिर तीन पॉसिबिलिटीज बच जाएंगी। फिर तीन में से कोई एक यूज हो जाएगा n2 पे, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, दो ऑप्शन रह जाएंगे n3 के ऊपर। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 4 × 3 12, 12 × 2 24 नंबर्स। ठीक है जी। इन डिजिट्स को यूज कर कर हम अगर डिजिट्स को रिपीट ना करें तो हम 24 नंबर्स इससे बना सकते हैं। यानी 6 2 4 9 से थ्री डिजिट के नंबर्स 24 हम बना सकते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी में आपको क्या कह रहा है वो, दूसरे में कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है जी। एक सेकेंड। दूसरे में क्या कह रहा है वो, सेकंड पार्ट में कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है जी। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड का मतलब क्या हो जाएगा, अब जो भी आपका डिजिट फर्स्ट पॉइंट पे था, ठीक है, वो सेकंड पे भी आ सकता है और वो थर्ड पे भी रिपीट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल थे n1 पे, तो सेम पे चार ऑप्शंस अवेलेबल होंगे n2 पे भी, और सेम चार ऑप्शंस अवेलेबल होंगे n3 पे भी। क्योंकि जो आपके पास वैल्यू n1 पे या इस्तेमाल हो जाएगी
तो इसका मतलब क्या होगा, N1 के बाद फिर वो N2 पे दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, और अगर N2 पे दोबारा इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर N3 पे दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। तो जितने ऑप्शंस N1 के अवेलेबल होंगे, उतने ही N2 के भी अवेलेबल होंगे, उतने ही N3 के अवेलेबल होंगे, जब आपके पास डिजिट्स क्या हो, वो रिपीट हो रहे हो। तो ये हो जाएगा कितना, 4 4 16, 16 इंटू 4 64 नंबर्स। अगर रिपीटिशन अलाउ होगी तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 64 नंबर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं 64 थ्री डिजिट नंबर्स, या हम कह सकते हैं इसको आप कि 64 थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 6249 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ये सब मैंने कहाँ से लिया है आपका, ये सब मैंने जो है वो आपके जो क्वेश्चन में वर्डिंग लिखी हुई है मैंने उससे ही एक्सट्रैक्ट किया है ये। ठीक है, ये जो मेरा डिस्क्रिप्टिव आंसर है। फाइन। अच्छा, ये तो था आपका पहला 7A था। अब हम प्रोबेबिलिटी का सवाल, बेसिकली हमें देखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सवाल। तो प्रोबेबिलिटी के सवाल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी का सवाल है आपके पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7B। अच्छा, 7B के अंदर वो कहता है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है जी। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास ऑल हेड्स और ऑल टेल्स। अब इसका मतलब ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पहली वाली रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है जी। तो पहली वाली रिक्वायरमेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, बल्कि आपका सोल्यूशन जो है वो पहले तो हम स्टार्ट कर देते हैं। यानी ये आपके पास क्या होगा, ये क्वेश्चन हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है जी, और अपनी शीट को ऊपर कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो वो आपसे कहता है कि यहाँ आपने क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है जी। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स है। तो अब 3 टाइम्स में क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहें तो आप इसकी ट्री डायग्राम बना के लिख सकते हैं। ठीक है जी। अदरवाइज इसके अंदर जो है वो सिंपल तरीका क्या है आपके पास, अगर आपके पास कॉइन एक दफ़ा टॉस होगा तो कितनी आउटकम्स देगा, 2 आउटकम्स देगा। ठीक है जी। और यहाँ पे कितनी दफ़ा टाइम, कितनी टाइम्स टॉस हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, दैट इज 8 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अब 8 पॉसिबल रिजल्ट का मतलब क्या है, उसके अंदर एक रिजल्ट जो होगा उसके अंदर 3 आपके पास अल्फाबेट जो है वो उसके आउटकम्स के शो कर रहे होंगे। यानी हेड, हेड और हेड, ये 3 आपके पास जो हेड होंगे वो ये शो करेंगे सिंगल आउटकम को, क्योंकि आपके पास कॉइन 3 दफ़ा टॉस हो रहा है। एक दफ़ा टॉस होगा, जो भी आएगा उसको आप देखेंगे। ठीक है जी। दूसरी दफ़ा आएगा, उसको जो भी आएगा उसको देखेंगे। तीसरी दफ़ा जो भी आएगा उसको हम देखेंगे। लेट सपोज कि अगर हम इसको समझ लेते हैं ट्री डायग्राम से। ठीक है, क्योंकि ट्री डायग्राम पेपर में कहीं पूछी हुई नहीं है, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, यानी मैंडेटरी नहीं बना रहे। ये वन टॉस पे 2 दफ़ा हेड टेल, एक दफ़ा हेड टेल आएगा। फिर अगर हेड टेल आएगा तो फिर दोबारा टॉस होगा, दोबारा हेड टेल आएगा। और जब ये सेकंड दोबारा आपके पास जब हेड टेल आ जाएगा तो उसके बाद हर कॉइन के ऊपर जब दोबारा टॉस होगा तो हेड टेल क्रिएट होगा। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, इसकी ट्री डायग्राम है। ये आपका फर्स्ट टॉस है। ठीक है जी, दिस इज योर फर्स्ट टॉस। ये हो गया आपका सेकंड टॉस और ये हो गया आपका थर्ड टॉस। ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास क्या है कि अब इसकी मदद से आपने क्या करना है, अब इसकी मदद से आपने जो है वो अपना सैंपल स्पेस का सेट बनाना है। ठीक है जी। अगर कॉइन फर्स्ट टाइम टॉस हुआ, ठीक है जी, हेड आया, फिर उसके बाद हेड आया, दोबारा टॉस किया, 3 दफ़ा टॉस करना है ना, फिर हेड आया, फिर टॉस किया, फिर हेड आया, तो फिर एक रिजल्ट बन जाएगा इसका क्या, हेड, हेड और हेड। ठीक है जी। इसी तरह पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरी टेल, तो दूसरी आउटकम हो जाएगी हेड, हेड और टेल। ठीक है जी।
अब ये तो तरीकेकार क्या है आपका, ये तरीकेकार है आपका जब आप जो है वो इसको ट्री डायग्राम की मदद से बना लें। अगर ट्री डायग्राम आपके पास जो है वो नहीं है रिक्वायरमेंट, तब ट्री डायग्राम जरूरी तो नहीं है कि आप बनाएं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आपके पास पता है कितने आउटकम्स हैं, आपके पास है 8 आउटकम्स। तो हम आठों को एक साथ बनाना शुरू करते हैं। 8 आउटकम्स में सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 6 7 और ये 8। देखें भाई, मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे आपके पास 8 जगहें पहले बना ली, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, सबकी 8 में से सब पहले 4 जो है उन सब की स्टार्टिंग हेड से होगी, ठीक है जी, और बाकी 4 की स्टार्टिंग टेल से होगी। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेकंड प्लेस के ऊपर फर्स्ट 2 में हेड आएगा, फिर 2 में टेल आएगा, ठीक है जी, फिर 2 में हेड आएगा, ठीक है, और फिर 2 में टेल आएगा, फाइन। उसके बाद लास्ट पोजीशन के ऊपर हेड, सेकंड में टेल, फिर थर्ड में हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड और फिर टेल। ये बन गए इसके पॉसिबल रिजल्ट्स। अगर एक कॉइन 3 दफा टॉस होगा तो ये सारे पॉसिबल रिजल्ट जो हैं वो बनेंगे यहाँ पे, समझिए। अगर कॉइन 4 टाइम्स टॉस होता, तो अब 4 टाइम्स का मतलब होता कि आउटकम्स बनती 16। तो 16 आउटकम्स के अंदर मैं पहले से 16 जगहें बनाता, ठीक है। आधी स्टार्ट होती एच से, आधी स्टार्ट होती हैं टी से, यानी 8 जो है वो स्टार्टिंग एच से होती हैं और 8 की स्टार्टिंग टी से होती है। फिर सेकंड प्लेस पे 4 एच आते पहले, फिर 4 टी, फिर 4 एच, फिर 4 टी। फिर थर्ड पोजीशन पे 2 एच, फिर 2 टी, ठीक है जी। फिर फर्स्ट 2 के ऊपर 2 एच आते, फिर सेकंड 2 के ऊपर फिर टी, और फिर सो ऑन 2 एच 2 टी 2 एच 2 टी करके आते हैं। एंड देन उसके बाद फिर आपके पास क्या है, लास्ट वाले पे फिर सिंगल पे एक पे एच आता, फिर दूसरे वाले पे टी आता, एच आता, टी आता, एच आता, टी आता। इस तरीके से आप क्या है इसका सैंपल स्पेस का सेट बना सकते हैं। अब आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस अगर काउंट कर ले तो ये कितनी आ गई आपके पास, ये 8 आ गई। अब वो कह रहा है आपसे, आपसे उसने कहा फर्स्ट रिक्वायरमेंट अगर हम इवेंट ए कंसीडर कर लें, और वो कहता है एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है जी। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब हो जाएगा कि वो आउटकम जिसमें सिर्फ एक हेड आ रहा है, यानी हेड टेल टेल, ठीक है जी, और टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, यानी आउटकम्स ऑफ ए विल बिकम 3। यानी 3 ऐसे ऑप्शन है जिसके अंदर एग्जैक्टली एक ही हेड आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ओके। अच्छा, और इसका रिजल्ट बन जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 3/8। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आप यहाँ लिख देंगे अ फेयर कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड इज 3/8, यानी सिर्फ एक हेड आए, ठीक है। 3 दफा कॉइन टॉस करने पे मेरे पास सिर्फ एक हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8, ओके। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 कहता है, पार्ट 2 कह रहा है ऑल हेड्स और, ठीक है जी, ऑल टेल्स। अब इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, अब यहाँ आपके पास जो है वो एक रिक्वायरमेंट के अंदर 2 इवेंट्स आ गए। या तो वो सारे हेड्स कह रहे हैं आने को, ठीक है जी, या वो कह रहा है सारी टेल्स आ जाए। एक ही कॉइन टॉस एक दफा, जब हम 3 दफा एक कॉइन को 3 दफा टॉस करें तो सारे हेड आ जाए या सारे टेल आ जाए। अब ये दोनों क्या हो गए आपके पास, ये दोनों हो गए आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैसे होगा यहाँ पे, ये
कि अगर हम यहाँ पर इसका NS बनाते हैं तो NS में आपके पास क्या आ जाएगा, 8। ये तो आपने ऊपर निकाले हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं पहले वाले इवेंट को, फर्स्ट इवेंट को मैं ले लूं ऑल हेड्स, इवेंट ए, ठीक है जी। अगर मैं कहूं कि सारे हेड्स आ जाए तो आउटकम्स ऑफ इवेंट ए बन जाएंगे कितने, एक। सारे हेड तो सिर्फ एक ही दफा आ सकते हैं, तो आउटकम ऑफ ए विल बिकम 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बिकम आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/8। ओके। अच्छा, फिर दूसरी तरफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लेते हैं ऑल टेल्स। ऑल टेल्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, आउटकम्स ऑफ बी विल बिकम, ऑल टेल्स का मतलब तमाम टेल्स, तमाम टेल्स तो सिर्फ इसी तरीके से आ सकती हैं। तो आउटकम्स ऑफ बी विल बिकम व्हाट, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। यानी यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/8। जब सारे हेड्स आएंगे तो टेल्स आने की चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अगर तमाम टेल्स आ जाए तो फिर सारे हेड आने की चांसेस जीरो हो जाएंगे। इट मीन्स के इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी, ये होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8, ये 8 रहेगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। और अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, 2 1 2 4 8, तो ये बच जाएगा आपके पास 1/4। तो यहाँ पे लिखूंगा, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स और ऑल टेल्स विल बी 1/4। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है वो आपको, ये चीज़ यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का सवाल हमने देख लिया, ठीक है जी। तो एक सवाल हमने आपको वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सवाल था थर्ड वाला, वो आपको ट्राई करना है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो होती है वो कहलाती हैं आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू को जनरेट कर रही होती है। अर्थमेटिक मीन का एक और नाम जो है वो क्या है आपके पास, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को भी जो है वो हम क्या कहते हैं, मैथ एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। अच्छा, अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके पास, आपने सेक्शन बी के अंदर जो है वो कैलकुलेट करे थे, आपने अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट किया था, वेरिएंस भी, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट किया है। मगर वहाँ जो डाटा होता था आपका वो डिफरेंट तरीके से होता था, ठीक है जी, वो टेबल फॉर्म में होता था। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास उस डाटा की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, वेरिएबल गिवन है और वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, तो अब वहां तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी पूरी पूरी। तो उस फ्रीक्वेंसी की बेस पे आप क्या करते थे, कॉलम्स बनाते थे और मीन निकालते थे। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी तो हम क्या करेंगे, उसकी मदद से उन वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी को दोनों को मिलाकर जो है वो हम उस डेटा का मीन और उसका वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में ई एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अर्थमेटिक मीन लिखते हैं ए एम, ठीक है जी, एक्स बार भी लिखते हैं आप,
ये आप जो म्यू का सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे, म्यू भी लिखते हैं पॉपुलेशन मीन के लिए, और ई एक्स लिखते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मीन वैल्यू को। ठीक है, ये सब मीन को ही रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, गलत नहीं होते। जब भी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की बात की जाएंगी तो हम ई एक्स की बात करेंगे। और ई एक्स का मतलब क्या है आपके पास, ई एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। यानी आपके पास वेरिएबल्स गिवन होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी। अगर हम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास आपका मीन मिल जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत इजी सा टॉपिक है एक। और आपको यहाँ पे जो है इसका मीन मिल जाएगा। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है आपको, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं, सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यूज मीन होती हैं, तो वेरिएंस के अंदर क्या करते हैं आप, ई एक्स स्क्वायर को एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स के होल स्क्वायर के अंदर आपस में दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ई एक्स निकालने का तरीका क्या हो गया आपके पास, वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटी से, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। ई एक्स स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है कि आपकी जो भी वैल्यू है उसका वेरिएबल का स्क्वायर करें और फिर उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाल लें। तो ये आपके पास क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंतहाई आसान सा टॉपिक है। इसके पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, और सिंपल क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो मतलब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं, मगर वो भी इजी होते हैं, वो भी कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते। अब आपको पता है कि जब आपके पास आपको फेस पे जो है वो सिर्फ दो ही फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, एक मीन का फॉर्मूला है, एक वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसके अंदर इस टॉपिक को हमने जो है वो कितना, मतलब कोई इतना मुश्किल टॉपिक ये नहीं है। इसके अंदर आपके पास डाटा जो है वो टेबल फॉर्म में गिवन होगा, वेरिएबल्स गिवन होंगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी। उससे आपने क्या करना होगा, या तो इनके प्रोबेबिलिटी चार्ट को कंप्लीट करना होगा, या एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वेरिएंस जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। दैट्स इट, इसके अंदर और कोई काम आपको नहीं करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो फिर ये जो आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है वो यहाँ आके क्या होगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो हम इसके एक दो सवाल जो है वो कल इसके देखेंगे, पास पेपर से रिलेटेड में, पास पेपर में इसके सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर जो है वो हम फर्स्ट सेशन के अंदर जो है वो इसके क्वेश्चंस को ओवरव्यू कर लेंगे और आपकी क्योरीज को डिस्कस कर लेंगे। और फर्दर ऑन फिर हम जो है वो हम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कल इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये जो छोटी सी चीज़ थी जो हमने आज डिस्कस करी वो आपको क्लियर होगी। कल यानी नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो हम इसके क्वेश्चंस को भी जो है वो करेंगे, ताकि ये चीज़ आपकी प्रॉपरली जो है वो आपकी डिलीवर हो जाए आपको। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके।